करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट। इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप नोटबुक और पेन निकाल लो। ठीक है, तो देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स का मतलब क्या है। देखो डेफिनेशन लिखी है फर्स्ट पॉइंट में, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं समझाती हूँ। मान लो ये है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। उसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,8,1। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि इसको स्टेबल होना है, राइट। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके ऊपर Na+ आ जाएगा, राइट। तो दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर रहे हैं ना, है ना। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। इन्हें हम मेटल्स कहते हैं जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है, समझ आ रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। ठीक है, नेगेटिव में देखो क्या होगा, जैसे कि हम एग्जांपल लें क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इनके ऊपर चार्ज माइनस का होता है। अब मेटल्स हैव हाई लस्टर, अब इनके अंदर चमक बहुत ज़्यादा होती है। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक। मेटल्स के पास चमक बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल हमारा गोल्ड, सोना। सोने का तो देखो इतनी चमक होती है ना, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर होता है उसका, ओके। एंड नॉन मेटल्स की चमक ही नहीं होती, लस्टर ही नहीं होता इन लोगों के पास, ओके। मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बट परंतु क्या है, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, बट सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इन्हें मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम नाइफ से कट कर सकते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एंड हमने एक एक्सेप्शन नहीं करी सेकंड पॉइंट में कि मेटल्स के पास चमक बहुत ज़्यादा होती है बट नॉन मेटल्स के पास चमक नहीं होती। बट फिर भी आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास चमक हो, लस्ट्रस होता है, शाइनिंग सब्सटेंस कह सकते हैं हम, ओके। मेटल्स मेलिएबल होते हैं। अब मेलिएबल का मतलब क्या है, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब मेटल्स को हम मार मार के पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जो है वो क्या है, इज मोस्ट मेलिएबल। इधर मेलिएबल आएगा हमारा, ठीक है। क्या है ये, अभी ये लिए मेलिएबल है, डेक्टाइल भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, मेलिएबल मेटल है। एंड नॉन मेटल्स में मेलिएबिलिटी होती नहीं है, हम इसे शीट्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, ओके। तो देख लो ध्यान से, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 2-3 इलेक्ट्रॉन की गेन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज मेटल्स के पास बहुत ज़्यादा चमक होती है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर। एंड इसके पास चमक नहीं होती नॉन मेटल्स के पास। एंड आयोडीन क्या है, बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस है, ये एक्सेप्शन हो गई। नेक्स्ट इज मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स में एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड इन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब बीट करके, मार के पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दो, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। बट नॉन मेटल्स के पास मेलिएबिलिटी नहीं होती है, ओके। तो इसे नोट कर लो फटाफट से। अब हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिफ्थ पॉइंट। तो चलो देखते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। अब इसका मतलब क्या है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया इधर, राइट। तो हम इधर गोल्ड का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ओके। तो इधर क्या है, इधर डक्टिलिटी होती नहीं है, इधर हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर्स के अंदर, ओके। नेक्स्ट देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स को हम गुड कंडक्टर कहते हैं, ओके। गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स कंडक्ट
नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी एक एक्सेप्शन आ गई, वो एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है? वो गुड कंडक्टर होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, फिर भी ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है। ये एक एक्सेप्शन है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। बट एक्सेप्शन क्या है? गैलियम और सीजियम के पास क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इधर नॉन मेटल्स का, इधर देखो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट इज मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? लिक्विड में पाया जाता है। ओके, सो ये क्या है? एक्सेप्शन है। और ये जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड में भी पाए जाते हैं, गैस में भी। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ये सॉलिड्स हो गए। ओके, एंड गैसेस H2, O2, Cl2, ठीक है। नेक्स्ट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वाला शेल ये है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गए। और एग्जांपल ले लो जैसे कि पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है 2,8,8 एंड 8, 16, 17, 18 एंड दोबारा 1, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये दोबारा मतलब कि 1 आ गया। ये चीज क्या है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है। और इधर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे ये सारे क्या है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बताए 4, 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,5। अब इसमें नॉन मेटल्स में क्या होता है? ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट? ये क्या करते हैं? गेन। अब इसके पास 5 है, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए तो 2,8 बन गया एंड नाइट्रोजन 3- बन गया, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 इसने गेन कर लिए, राइट। और अगर हम 4 की बात करें तो हम कार्बन का ले सकते हैं। जैसे कि इधर मैं इरेज करती हूँ इसे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, राइट। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। अब 4 है, जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। स्टेबल होना चाहता है ना ये, तो 4 जैसे ये गेन करेगा इसका ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है? ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बताए गए। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये क्या, अभी हमने देखा Na+ बना, K+ बना, है ना। ये चीज क्या है? ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, जैसे कि K+, ये सब हो गया। ओके, एंड इधर मैं अगर बात करूं जैसे कार्बन के ऊपर, ये नाइट्रोजन N3- अभी बना था, ये सब क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो अभी के अभी सारे पॉइंट्स हम रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़े। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल, इन्हें हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड हो गया, नॉन मेटल्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। बट जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। नेक्स्ट, मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट गैलियम और सीजियम जो है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में एक्सेप्ट मरकरी। अब देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सेप्शन से ही आएंगे ना, अब इजी थोड़ी पूछेंगे आपको, है ना। जो मतलब कि डिफरेंट होगी चीज, मतलब एक्सेप्शन से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है, ठीक है। जैसे मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ओके, मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, बट मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड होता है। समझ आ रही है? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड भी होते हैं, गैस भी, ठीक है। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 हो सकते हैं। इधर क्या है? इधर 4, 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं। वैलेंस शेल का मतलब क्या? लास्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं। जैसे कि अब लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 है इधर, राइट। और अगर मैं कार्बन ले लिया हमने नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी देखा था हमने, क्या था 7 था ना, तो 2,5। तो लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, समझ रहे हो, लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 हो गए, समझ आ रही है। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगी। तो लास्ट वाला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, तो 6 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव जैसे कि Cl माइनस, जैसे ये गेन करते हैं तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, तो नोट कर लो फटाफट से। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर आप किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, मेटल ऑक्साइड। मेटल को ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन लिया तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल ये देखो हमने लिया कॉपर, ठीक है, प्लस O2 तो क्या बना, CuO2, कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, देखो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब ये देखो बना कैसे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है ना। ये देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, 3 का, है ना। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, एंड ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर 2- का चार्ज हो जाएगा ना। तो अब देखो जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, Al2O3। ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में सीखते हैं। तो Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। और बैलेंसिंग तो आपने सीखी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, राइट। तो इस तरह से बनाइए। ओके, तो हमें समझ आ गई, अगर कोई मेटल होगा प्लस ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड ही बनेगा ना, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे, सम मेटल्स शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। कुछ मेटल्स क्या शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। देखो एग्जांपल Al2O3, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और एक एसिड लिया हमने, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया एंड 6HCl, ये क्या है, HCl क्या है, एक एसिड है, तो क्या बन गया इधर AlCl3 ये एंड 3H2O, वाटर बाहर निकल गया। नेक्स्ट इज दोबारा अगर हम मेटल ऑक्साइड मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और इधर हमने बेस लिया, ठीक है, NaOH क्या है, बेस है ना, तो Al2O3 NaOH, देन क्या हो जाएगा, अब Na एंड AlO2 साथ में H2O, वाटर जो है वो मतलब कि साथ में आ जाएगा। ओके, समझ आ रही है। तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है एंड एक बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो इसी तो हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। सम मेटल्स दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है ना, एसिड के साथ और बेसिक के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने देख लिया, तो फटाफट से इसे नोट करो, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एंड ये मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमने समझा कि क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बी नोट करो। अब हम देखेंगे रिएक्शन वाटर के साथ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो मेटल प्लस वाटर, ठीक है, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस H2 गैस मतलब कि रिलीज करेगा, ठीक है, लिबरेट करेगा। ओके, तो ये जो है ना, जब अगर हमें मेटल हाइड्रोक्साइड चाहिए, क्या चाहिए हमें, अगर मेटल हाइड्रोक्साइड, तब ये 2 स्टेप्स में होगी, ठीक है। पहले मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब यही मेटल ऑक्साइड को जब हमने पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। समझ आ रही है। देखो ये जो पहला बॉक्स बनाया ना, वो ये देखो, ये मेटल लिया वाटर लिया तो क्या बन गया, ये देखो ना, ये मतलब कि दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके एक स्टेप बना हमारा। देखो मेटल प्लस वाटर लिया तो मेटल ऑक्साइड बनेगा पहले, है ना, फिर H2, फिर उसके बाद दोबारा रिएक्ट कराया वाटर के साथ, ठीक है। तो देखो ये दूसरा स्टेप है। अगर हमने कोई, देखो अगर हमने कोई मेटल लिया
प्लस वाटर लिया तो NaOH बन जाएगा, प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अब ये सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा ना रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो इतने रिएक्टिव होते हैं कि मतलब H2 के साथ मिलके हीट एनर्जी निकलेगी तो आग लग सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम प्लस वाटर, तो NaOH प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है। यही पोटेशियम लो वाटर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा KOH। ये क्या बन गया हमारा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी निकल जाएगी। तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट या आग लग सकती है, इसलिए इतना ये रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज, अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये जैसे कि सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, एंड Fe आयरन रिएक्ट करता है स्टीम से। ये तीनों जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए, मैग्नीशियम को हॉट वाटर, मतलब कि जब हम मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो MgOH2 बन जाएगा और H2 लिबरेट हो जाएगी। अब Fe जो है रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ, तो Fe को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो Fe3O4 प्लस H2 लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो देखो इसको समझे एग्जांपल से, मान लो एक बहुत ही तगड़ा और मोटा इंसान है, राइट, ये इधर मोटा है और इधर बहुत ही पतला इंसान है, तो मोटा इंसान ऐसे पटक के ऐसे फेंक सकता है ना पतले से इंसान को, राइट, तो मोटा इंसान पतले इंसान को पटक सकता है क्योंकि उसके पास पावर है, राइट। तो उसी तरह हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है मोटा इंसान। अब मोटा बहुत ही बॉडी बिल्डर तगड़ा इंसान पतले इंसान को पटक सकता है, राइट। उसी तरह मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को पटक सकता है, राइट। तो यही डेफिनेशन है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो एग्जांपल देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है। अब क्या है यहाँ पे, जो जिंक है हमारा बहुत ही तगड़ा इंसान है, बहुत ही बॉडी बिल्डर इंसान है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डर इंसान ने क्या किया, इस पतले से इंसान को ऐसे पटक दिया तो जिंक सल्फेट बन गया एंड कॉपर रह गया अकेला, ओके। देन आयरन की बात आई। अब आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, ये इसकी जगह आ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया एंड कॉपर बेचारा अकेला रह गया। अब आपने एक चीज सोची, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, देखो कॉपर सल्फेट प्लस FeO, ठीक है, जैसे कि ये कॉपर है एंड ये आयरन सल्फेट है, ठीक है, ये इंटरचेंज कर दी मैंने, मतलब अदला बदली कर दी प्लेसेस की। तो अब ये बताओ, हमें पता है आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बिल्कुल हमें पता है ना, आयरन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, बट कॉपर तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ये पतला इंसान, ये जो हमारा बेचारा पतला इंसान है, ये बॉडी बिल्डर को, भाई एक बॉडी बिल्डर को क्या पटक सकता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को पटक सकता है, कॉपर क्या पटक सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, राइट। तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। अब हमें कैसे पता कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, हमें कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे जिससे हमें सब पता लग जाए कि कौन सा एलिमेंट कैसे डिस्प्लेस होगा, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये उसको करने के लिए सबसे पहले ये नोट कर लो, फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे। अब आ चुकी है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे हमें पता लगेगा सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन है और सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है। तो देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, P भी होता है लेड, ठीक है, H हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, Au गोल्ड होता है, Ag सिल्वर, Hg होता है मर्क्यूरी, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, समझ आ गई। तो इसके पोटेशियम का जो सिंबल है वो K हो गया, इस तरह से सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो हमें लर्न कैसे करनी है, देखो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब ये गोल्ड होता है Au, ठीक है। कैटरीना ने, देखो K होता है कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली
सिल्वर और डी। समझ आइए? तो अब ये जो सिल्वर है ये तो पता लग जाएगा। Au क्या है हमारे पास? गोल्ड है, ठीक है। एंड मिली होता है मरकरी, ओके। तब इसलिए M से हमने लिखा है मिली। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर और डी, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, तो इसे नोट कर लो रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ हम रिएक्शन करेंगे मेटल्स की। अब ये देखो जिंक है, जिंक प्लस डिल्यूट HCl, ठीक है। ये एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? ZnCl2, ठीक है। और H2 गैस रिलीज होगी। अगर मैं ये डिल्यूट HCl की जगह मैं अगर H2SO4 रखूं, ठीक है, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, तब भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी। बट यही अगर मैं इस एसिड की जगह, इन एसिड्स की जगह क्या रखूं? HNO3 रखूं तो H2 मुझे नहीं मिलेगा। इधर भी H2 मिलेगा मुझे, ठीक है, बट इधर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका रीजन ये है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2 की जगह H2O रिलीज होगा, ठीक है, पानी मिलेगा मुझे। ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे। जिंक और डिल्यूट HCl लो तो ZnCl2 और H2 बनेगा। जिंक और H2SO4 लो, रिएक्शन होगी, H2 भी मिलेगा। बट यही अगर तुमने HNO3 लिया तो H2 हमें नहीं मिलेगा, H2 हमें नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हमें इसकी H2 की जगह H2O मिलेगा। समझ आ गई? ठीक है। और एक और चीज है, अगर मैं इस मेटल की जगह जिंक की जगह मैं ले लूं मैग्नीशियम या ले लूं मैंगनीज, क्या ले लूं मैं? अगर मैं ले लूं मैग्नीशियम या मैं ले लूं मैंगनीज, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, और H2 रिलीज होगा। तो ये नोट कर लो, ठीक है। अगर मैं इस मेटल की जगह मैग्नीशियम रखूं या मैंगनीज रखूं, तब भी रिएक्शन होगी, ठीक है, और H2 भी रिलीज होगा। बस रिलीज कब नहीं होगा? जब HNO3 होगा, ठीक है। अगर हम जिंक के साथ ये एसिड्स लें या इस जिंक की जगह हम ये मैग्नीशियम या मैंगनीज लें, तभी H2 रिलीज होगा, बट HNO3 में रिलीज नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2O रिलीज होगा, ठीक है। और ये देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जितने भी ये ऊपर हैं ये वाले, ये क्या करेंगे? जैसे कि अब जिंक आ गया, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये मतलब कि डिस्प्लेस कर पा रहा है, राइट, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर वाला ही एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है। समझ आ गई? तो ये एक ये चीज होगी। और एक HNO3 की, ये आपको याद रखनी है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वन मोर थिंग, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जिसकी कम होगी रिएक्टिविटी वो होगी गोल्ड की, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? सबसे ऊपर वाले की, जैसे पोटेशियम, सोडियम। और बीच में सेंटर में जो होंगे उनकी रिएक्टिविटी जो कि वो डिक्रीज होगी, ठीक है, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे सबसे कम होगी। तो डाउन द मतलब नीचे जाते वक्त रिएक्टिविटी सीरीज के वो घटती जाती है, ठीक है, रिएक्टिविटी कम होती है सबसे ऊपर। मतलब जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। नीचे सिल्वर, गोल्ड क्या होगी? कम होगी। ओके, अब हम देखेंगे जब मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है। देखो, तब फॉर्म होता है हमारे आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स देखेंगे हम। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से इधर, जैसे कि अब मेटल और नॉन मेटल लेंगे हम। जैसे कि एक ले लो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, ओके। एंड Cl देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 होता है, राइट, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होती है, ओके। तो इसके पास 1 है और इसके पास 7 है। तो Na देखो, Na के पास कितने हैं? 1 है लास्ट वाले शेल में, है ना, तो इधर 1 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। और क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने आ गए? 7 आ गए,
ठीक है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है। अब देखो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे ही हमारा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो स्टेबल हो जाएगा ना, तो Na के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा, है ना। ये देखो Na के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इधर बनाती हूं मैं, क्यों आ जाएगा, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आ जाता है ना चार्ज, और जैसे ही एक लूज करेगा और इसको एक दे देगा क्लोरीन को, क्योंकि जैसे इसे एक इलेक्ट्रॉन मिला इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये देना चाहता है, ये लूज करना चाहता है और ये एक्सेप्ट करना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन, राइट। ये जैसे ही लूज करेगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके बाद इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, यही है ना। तो ये देखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl-, क्योंकि इसने एक लूज किया है और इसने एक एक्सेप्ट किया है, तो ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक आयनिक कंपाउंड। समझ आ रही है, ये क्या बन गया हमारा आयनिक कंपाउंड Na+Cl-, ये हमारे कंबाइन हो गए, ठीक है। तो इसे एक लूज करना था, इसे एक एक्सेप्ट करना था, है ना। ये जैसे इसने लूज किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसके पास भी 8 हो जाएंगे, इसके पास भी 8 हो जाएंगे, है ना। समझ आ रही है। तो ये हमारा थे आयनिक कंपाउंड्स। और एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि MgCl2, ठीक है। एक हम लेंगे मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, है ना, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। ओके, क्लोरीन का दोबारा लिख देते हैं, 17 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। समझ आ रही है। अब MgCl2, अब जैसे कि ये मैग्नीशियम क्या चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना इसका, यही तो चाहता है वो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा, और मान लो ये 2 क्लोरीन है, ठीक है, इनके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Cl के ऊपर -2 आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये देखो ना, ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, समझ रहे हो, और 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 7-7 है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है लास्ट वाले शेल में। तो इसे जैसे एक मिलेगा, इसे मिलेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो MgCl2 इस तरह बन जाता है। समझ आइए, ये कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या बन गया, MgCl2 बन गया, ठीक है। ऐसा क्यों बना, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और 2 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसलिए बन गया MgCl2। इन्हीं को, MgCl2 को, NaCl को, ये सब क्या है, इन्हें तो हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे हम, इसकी प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसे पहले नोट कर लो। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अभी हमने आयनिक कंपाउंड्स देखे, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। अब इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये होते हैं सॉलिड। फिजिकल नेचर क्या होता है इनका, दीज आर सॉलिड्स एंड हार्ड। अब ये हार्ड क्यों होते हैं, ठीक है, हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, हाई होता है, क्योंकि ये सॉलिड्स है, ठीक है। और इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्युबिलिटी भी मतलब सही होती है, बट केरोसिन और पेट्रोल में ये सॉल्युबल नहीं होते। केरोसिन और पेट्रोल के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। H2O वाटर लिख देते हैं हम, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा इधर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है सॉलिड्स के अंदर कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि बंधे होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, जुड़े होते हैं इसके पार्टिकल्स। बट यही अगर मैं बात करूँ मोल्टन स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, सॉलिड स्टेट में नहीं करते, मोल्टन और लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिजिकल नेचर क्या है इनका, सॉलिड्स हैं, हार्ड हैं, क्योंकि इनके बीच में जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में बहुत ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है इनका। ठीक है, यही रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ज्यादा होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बट केरोसिन या पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड्स के अंदर कंडक्ट नहीं होती है, मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में कंडक्ट होती है। ओके, नोट कर लो फटाफट से। अकरेंस ऑफ मेटल्स देखेंगे हम। ओके, तो अकरेंस ऑफ मेटल्स में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, जो हम अर्थ के अंदर से, मतलब हम जब उसे खोदते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर से हमें मिलते हैं मिनरल्स। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, अंदर अर्थ के अंदर से मिलते हैं हमें, उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, आगे आते हैं ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ईजिली हमें जो मिल जाते हैं मिनरल्स उन्हें हम ओर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज गैंग। गैंग क्या होता है, इन मिनरल्स के अंदर ना जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, गंदगी जगह, अब अर्थ से निकाला, ऑब्वियस है कि गंदगी वगैरह तो लगी होगी ना, इम्प्यूरिटीज तो होंगी, उसी चीज को हम गैंग कहते हैं। ओके, द इम्प्यूरिटीज ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द ओर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, और ओर्स क्या होते हैं, जो इजीली और प्रॉफिटेबली मिल जाते हैं मिनरल्स हमें अर्थ क्रस्ट से, उसे हम कहते हैं ओर्स। ठीक है, मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जो इजीली और प्रॉफिटेबली मिल जाते हैं। ठीक है, गैंग क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, सैंडी मतलब सैंड से होते हैं। ठीक है, एंड रॉकी मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, सैंड और रॉकी मटेरियल्स होते हैं ओर के अंदर प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं गैंग। ठीक है, अब ये हमारी होगी अकरेंस, मतलब कैसे और कहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। ठीक है, अब हमने पहला काम किया था, हमें अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स को निकालना, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमने उसकी साफ सफाई करनी है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसके अंदर क्या होता है, हम ना ओर को मतलब ग्राइंड करेंगे, इसके छोटे छोटे पीस में काटेंगे। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे ग्राइंड सा करेंगे, उसमें फ्लोटेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर। ठीक है, इसकी साफ सफाई वगैरह होगी। सेकेंड स्टेप होता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना मतलब कि हम एक बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो लो रिएक्टिव सीरीज जो होती है ना, सीरीज होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, उसके अंदर जो हाई रिएक्टिविटी वाले जो होते हैं एलिमेंट्स, उनके साथ कैसे साफ सफाई होगी, फिर लो, फिर मिड में। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है रिफाइनिंग, लास्ट में हम प्योरिफिकेशन करते हैं मिनरल्स की। ठीक है, समझ आ गई, ये पूरा समझ आ गया। अब हम इन 3 स्टेप्स को पढ़ेंगे। पहले में तो फ्लोटेशन प्रोसेस होती है, ये हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें पढ़नी है ये सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट पढ़ना हमें। फर्स्ट में जस्ट थोड़ी बहुत ही उसे धोते हैं हम। ठीक है, आप कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर हम पढ़ेंगे, जिसमें हाई जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ, फिर लो और मिड के साथ हम पढ़ेंगे, और लास्ट में प्यूरिफिकेशन। इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ओके, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब जब हम अर्थ क्रस्ट से हम मिनरल निकालते हैं तो वो क्या होती है, वो उसके अंदर एलिमेंट्स चिपके होते हैं उसके रहता है ना, तो हमें एक मतलब पूरा जैसे कि कॉपर चाहिए हमें, ठीक है, एक मिनरल चाहिए, तो उसे हमें साफ करना है, राइट। तो हम साफ कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो हम रिएक्शन करवाएंगे, CO2S हमें मिल रहा है मान लो, ठीक है, एंड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट देंगे उसे, तो क्या बन जाएगा CO2O और प्लस SO2। ठीक है, अब यही चीज़ को हम दोबारा लेंगे और CO2S के साथ दोबारा रिएक्ट कराएंगे, तब हमें कॉपर मिलेगा, हमारा मिनरल मिलेगा, और ये साफ हो चुका है। इसे हम एक्सट्रैक्ट कहेंगे, ये एक्सट्रैक्ट किया हमने। ये क्या है, ये लो वाले हैं, जो नीचे होता है ना सबसे, उसे हम लो कहते हैं, लो रिएक्टिविटी। ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। अब हम आए मिडिल में, ये हमारी होती है मिडिल की रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सब हो गए।
अब इसके अंदर भी दो प्रोसेसेस होती हैं मिडल के अंदर, ठीक है। एक होती है रोस्टिंग, एक होती है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर के अंदर। जिंक सल्फाइड प्लस O2 को हीट किया, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, इसका मतलब हीट होता है, ठीक है। जिंक सल्फाइड और ऑक्साइड लिया मैंने, उसके बाद क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 मिल गया हमें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सल्फाइड ओर को मैंने कन्वर्ट किया ऑक्साइड में। ये सल्फाइड था ना, जिंक सल्फाइड था, किस में चेंज किया, ओर को जिंक ऑक्साइड में। किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, बाय हीटिंग, ठीक है। और कैल्सिनेशन क्या होता है, ये देखो चीज वही सब कुछ लिखना है, बस मैंने मेन पॉइंट लिखा है। कार्बोनेट ओर को ये ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, इधर सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो जिंक कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड मिल गया प्लस CO2। अब हमें खाली जिंक चाहिए, ठीक है। तो जिंक कैसे मिलेगा, देखो, तो मैंने क्या लिया, जिंक ऑक्साइड, ये हमें मिला ना, तो मैंने ये लिया और कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया। किसके साथ, कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो क्या मिला, जिंक मिल गया मुझे, ठीक है। जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये क्या चीज की हमने, देखो ऊपर क्या किया था हमने, लो, जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो है ना, ठीक है, जिनकी जो रिएक्शन क्या हो यहाँ, या रिएक्टिविटी जो कह सकते हैं, जिन मेटल्स की कम है वो हमने पहले की। अब मिडल में जो एलिमेंट्स आते हैं, ये मिडल वाले जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है, इतनी ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। तो ये मॉडरेट वाली हमने ली है। तो हमने उसमें दो प्रोसेसेस की, एक रोस्टिंग एक कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स को हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं ताकि हमें जिंक मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से हम साफ करते हैं। जब हम अर्थ से निकालते हैं ना, तो उसके साथ काफ़ी मतलब इम्प्योरिटी चिपकी होती है, तो हम उसे साफ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में जो उसके साथ एलिमेंट्स लगे होते हैं वो मतलब कि उतारते हैं और हमें एक प्योर फॉर्म मिलती है, ठीक है। प्योरिफिकेशन करते हैं हम उसकी, वो भी थर्ड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में हम जैसे कोर और ले लेंगे, ठीक है। कोर हमें मिनरल चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने रिएक्शन कराई ताकि CO2S से हमें कॉपर मिल सके, ये हमें मिनरल मिला है, ठीक है। ये जिंक मिला, हमें एक मिनरल मिला है, ठीक है। तो इसे नोट करो। फिर हम जो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने लो, मॉडरेट, अब हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जहाँ पे होती है वो वाले हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। अब हाई रिएक्टिव कौन है, सोडियम हो गया जिससे, है ना। तो ये हमने एक मोल्टन स्टेट में एक बीकर में ले रखा है, ठीक है। ये मोल्टन स्टेट में है और ये हमारा कैथोड है एंड ये साइड एनोड है, ठीक है। और जो सोडियम है ना Na+, वो क्या कर रहा है, वो इधर आ रहा है, ठीक है। और क्लोरीन क्या कर रहा है, एनोड को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, दान में दे रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो Na+ क्या है, इधर आके चिपक रहा है, ओके, एंड ये इधर डोनेट कर रहा है। तो कैथोड में क्या होगा, Na+, ठीक है। तो Na बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Cl2 बन जाएगा, ठीक है। ये कैथोड की रिएक्शन होगी, ये हमारी एनोड की रिएक्शन होगी। तो ये क्या होगी, हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। और हमें जो कैथोड के ऊपर जो Na+ आएगा, जो चिपक जाएगा, वही तो हमें चाहिए। और जो एनोड के मतलब एनोड के पास जो क्लोरीन जा रहा है वो बबल्स की फॉर्म में चला जाएगा, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो Na+ चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा हाई रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। अब हम करेंगे सफाई, डिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये हमने एक बीकर में क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। एंड ये हमारा एनोड है एंड ये हमारा कैथोड है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट तो होगा ही, तो कॉपर होगा और सल्फेट होगा। तो कॉपर क्या करेगा, वो कैथोड की तरफ आएगा, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब ये पतली ट्यूब सी कह सकते हो आप,
ये जो होती है, इसका जो साइज होता है पतली होती है, मतलब ये कैथोड वाली, ठीक है। एंड ये कॉपर जो है Cu2+ जो है वो कैथोड की तरफ आ रहा है, ठीक है। और SO4 2- भी होता है इधर, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। और क्या होता है, इम्प्यूरिटीज जो हैं वो, मतलब हम कॉपर को साफ कर रहे हैं ना, तो जो इम्प्यूरिटीज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती। तो यही हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है, जो यहाँ से कॉपर निकल निकल के इधर आ रहा है, ठीक है। और ये जो पहले पतली थी ये मोटी हो जाएगी एंड ये पतली हो जाएगी, यहाँ से कॉपर निकल निकल के इधर आ जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इस तरह हम सफाई करते हैं अपने मेटल्स की। ओके, ये थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया हमारा। करोजन, करोजन क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। तो हम करोजन देखते हैं। उससे पहले देखो, मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब सी है, ठीक है, एंड ये ऊपर से बंद है, ठीक है। जस्ट वेट, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और ये हमने बंद किया हुआ है कॉर्क लगाकर, ठीक है। इसके अंदर है कील, आयरन नेल आप कह सकते हो, ठीक है। एंड अगर देखो इसके अंदर सिर्फ एयर है तो जंग नहीं लगेगा। यहाँ सिर्फ वाटर है, ठीक है, यहाँ सिर्फ इसके अंदर वाटर है और कह लो ऑयल है इसके ऊपर अंदर, ठीक है, तब भी जंग नहीं लगेगा, ठीक है। दो कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशंस क्या है हमारे पास, कंडीशंस ये है कि एक तो होना चाहिए एयर और वाटर, दोनों चीज़ें होंगी तभी हमारा जंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑयल होगा, वाटर, तब भी जंग नहीं लगेगा। सिर्फ एयर होगी तब भी जंग नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब कि एयर भी होना चाहिए एंड वाटर भी होना चाहिए, राइट। ऑयल नहीं होना, जैसे कि ऑयल वाटर होगा तो जंग नहीं लगेगा, ठीक है। या अगर अकेला वाटर होगा तब भी जंग नहीं लगेगा, ठीक है। जब एयर एंड वाटर दोनों होंगे तब करोजन होगा, ठीक है। समझ आ रही है? ये देखो, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग, देखो धीरे धीरे ही जंग लगता है ना। ये थोड़ी कि आज हम देखो आज ही जंग, मतलब कि आज हमने देखा मेटल को और शाम तक जंग भी लग गया, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो टाइम तो लगता है, ये स्लो प्रोसेस है ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। अब हम इस जंग को लगने से कैसे रोक सकते हैं, उसके ऊपर पेंट करके, ऑयलिंग करके या ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर देना। और एलॉय जो होता है वो क्या है हमारा, वो भी एक करोजन रेजिस्टेंट ही है एंड ये होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हो, मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी, ठीक है। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये मेटल भी हो सकता है और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। प्लस ये क्या है, ये है करोजन रेजिस्टेंट, ठीक है, एलॉय हमारा। ओके, तो करोजन समझ आ गई। करोजन कब होगा, जब एयर एंड वाटर दोनों साथ में होंगे, ठीक है, ठीक है, तभी जंग लगेगा। यहाँ अकेला एयर या अकेला वाटर ऐसे होगा तब जंग नहीं लगेगा। रोकने के स्टेप्स प्रिवेंट क्या कैसे कर सकते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है। ये समझ आ गई तो नोट कर लो फटाफट से।